एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल, इस समय पूरे देश में एथेनॉल पे छिड़ी हुई है चर्चा। कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, लेकिन भैया एथेनॉल का सपोर्ट करो या विरोध, ये एक ऐसी सच्चाई है जो कहीं जाने वाली नहीं है। और अब इस एथेनॉल की स्टॉक मार्केट में भी एंट्री होने जा रही है। जब दुनिया इस एथेनॉल पे बहस कर रही है, आप इस एथेनॉल में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो, वो भी एथेनॉल इंडस्ट्री के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ मिलकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रूवॉल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड, जो मात्र 4 साल में देश की सबसे बड़ी एथेनॉल प्लेयर बन गई है बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब इसमें कंपनी की एफिशिएंसी है या गवर्नमेंट की कृपा, 4 साल में इतना बड़ा धमाका किया कैसे, जानेंगे इस आईपीओ के रिव्यू में। और ये भी जानेंगे इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, सेल क्या है, प्रॉफिट क्या है, इस कंपनी का भविष्य क्या है, इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, क्या लिस्टिंग गेन लेके छोड़ देना है, ये लॉन्ग टर्म का गेम है, सब बताएगा आपका भाई राहुल। और ये सब होगा एकदम देसी स्टाइल में, क्योंकि इस चैनल पे हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझाते हैं और देश के आम आदमी को स्मार्ट बनाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि चैनल से आपको सरस्वती यानी नॉलेज मिलेगा और आपकी जिंदगी में लक्ष्मी लक्ष्मी आएगी। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो मात्र 4 साल में देश की सबसे बड़ी एथेनॉल प्लेयर बन गई है बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। 4 साल में इतना बड़ा धमाका किया कैसे? सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो ट्रूवॉल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है 31 मार्च 2021 को, यानी टोटल लगभग 4 साल पुरानी है। लेकिन इस 4 साल पुरानी कंपनी में पिछले साल का टर्नओवर लगभग 1900 करोड़ के आसपास रहा है। 4 साल में इतना बड़ा धमाका कैसे? अजीब कंपनी नहीं है, लेकिन प्रमोटर पुराने हैं। प्रमोटर का ऑलरेडी कर्नाटक में शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत बड़ा काम पहले से ही है और ये इस एरिया के बड़े प्लेयर है। अब हुआ यूं कि सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आई 2018 में और धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट करके उसके अंदर बहुत सारी सब पॉलिसी लेके आई। सरकार का सीधा सीधा मानना है, सरकार कह रही है कि भैया देखो, बाहर से ऑयल खरीदते हैं, पड़ता है अपने महंगा, तो अपने ही देश में जो वेस्टेज है उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट करो और उसको ही काम में लो, ताकि देश में एक तो जो देश की वेस्टेज है वो काम आ जाएगी, किसानों को फायदा हो जाएगा, प्लस एनवायरमेंट क्लीन हो जाएगा और इंपोर्ट का बिल बच जाएगा। तो इस माइंडसेट के साथ सरकार लेके आई नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी और दुनिया भर की चीजें और भी इसके अंदर थी। ये जो एथेनॉल वाला गेम है कि भाई E20 एथेनॉल कर दो, पेट्रोल में 20% मिला दो, ये भी इस पॉलिसी के अंतर्गत ही हो रहा है। अब सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर की पॉलिसी लेके आ रही है, इंसेंटिव दे रही है, छूट दे रही है, कुल मिला के इसको इतना प्रमोट कर रही है कि ये अपने आप में एक नया सेक्टर ही खुल गया। अब ये जो काम होगा, इसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा? भाई चीनी से ही आएगा, किसानों के प्रोड्यूस से ही आएगा। अब इस फैमिली ने कहा कि हम तो ऑलरेडी किसानों से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी हमारा तो इतना बड़ा काम है, तो एक काम करते हैं, इस सेक्टर में हम भी एंट्री मार देते हैं। तो इन्होंने एक नई कंपनी बनाई 31 मार्च 2021 को और प्लांट लगा के इस गेम में, जो कि सरकार ने नया रास्ता खोला है, उसमें एंटर कर गई। तो कुल मिला के लोग पुराने हैं, पर एक नए धंधे और नए अपॉर्चुनिटी को देख के नई कंपनी बनाई है और उसमें एंटर कर गए। क्या करते हैं साहब? सबसे मेजर काम ये एथेनॉल बनाते हैं साहब, जिस पे इतनी चर्चा हो रही है। ये बनता है गन्ना, चावल, मेज, मक्का, इसका जो वेस्टेज होता है उससे बनता है। फिर ये एथेनॉल बनाते बनाते जो वेस्टेज जनरेट होता है, उस वेस्टेज से ये बायोगैस बना लेते हैं। बायोगैस बनाते बनाते जो वेस्टेज जनरेट होता है, उससे ये कुछ फर्टिलाइजर बना के बेच देते हैं। और इस सब के साथ ये इस पूरी प्रोसेस में ENA भी निकलता है, जो कि विस्की में काम आता है, ये उसको भी बेच देते हैं। यानी कुल मिला के वेस्ट को प्रोसेस करके जो चीज निकलती है और उसके वेस्ट से जो चीज निकलती है, सब चीजों में धीरे धीरे करके एंटर कर रहे हैं। इन्होंने कई प्लांट जॉइंट वेंचर में डाले हैं। कुछ जॉइंट वेंचर इनका जापानीज कंपनी के साथ हुआ है, कोई जॉइंट वेंचर इन्होंने सरकारी की जो कंपनी गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ भी इन्होंने जॉइंट वेंचर में कई प्लांट डाले हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने का और प्लान कर रहे हैं। यानी हम इससे वो फ्यूल बनाएंगे जो कि प्लेन में भी डलेगा, यानी जमीन के वेस्ट से हवा का सफर होगा। और इनके अकॉर्डिंग SF जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, उसका इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाने का प्लान कर रहे हैं। यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन में 2-3 साल पुरानी है, लेकिन एक्सपीरियंस, पकड़ और अनुभव में बहुत पुरानी प्लेयर है। अब बात करते हैं कितने बड़े स्केल पे काम कर रही है, क्योंकि देखो एथेनॉल की अभी भी पॉलिसी बनी है, अभी अभी आने लगा है। तो इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाते हुए लाइन लगा के प्लांट लगाने चालू किए।
तो देश में इतने प्लांट थे ही नहीं, फर्स्ट मूवर यही थे। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2024 की, तो इनका जो प्लांट कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड वो है 1400 KPD, यानी 1400 किलो लीटर पर डे, जिसको ये 2025 में लेके आ गए 1800। आज की रेट में टोटल हो चुकी है 2000 और 5100 की अप्रूवल ये लेके बैठे हैं, जो कि इस समय जो टोटल एथेनॉल मार्केट है उसका 3.6% मार्केट शेयर है और फर्स्ट मूवर है, तो इसको बढ़ाते भी रहेंगे। अब इसके बाद हम आएंगे इनकी स्ट्रेंथ पे और वीकनेस पे, इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, पर उससे पहले एक बार नजर मारते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता। 2023 में रेवेन्यू क्या 762 करोड़, 24 में रेवेन्यू ले गए सीधा 1223 करोड़, यानी 60% की ग्रोथ। अगले साल इस ग्रोथ को मेंटेन करा, 2025 में टर्नओवर ले गए 1907 करोड़, यानी फिर 60% की ग्रोथ, यानी 2 साल में डबल से ज्यादा की भी सेल कर दी है। प्लस में इसमें प्रमोटर का इंटरव्यू सुन रहा था, प्रमोटर कह रहे हैं कि भाई साहब सुनो, ये जो आप साल देख रहे हो तो कम है, क्योंकि ये जो आपने फिगर देखा है उस समय तक तो हमारी 1400 कैपेसिटी इंस्टॉल हुई थी, ये तो उसी का प्रोडक्शन है। 1800 तो हमारी लास्ट क्वार्टर में आई थी और अब जाके इस क्वार्टर में हम 2000 पे आ गए, यानी जो आने वाला साल है वो तो इससे भी ऊपर जाने वाला है। बात करें प्रॉफिट की, तो यहां मामला थोड़ा सा रोलर कोस्टर वाला है, एकदम जैसे सेल ऊपर ही ऊपर भाग रही थी, प्रॉफिट एकदम ऊपर नहीं भाग रहा, यहां ऊपर नीचे चल रहा है। 2023 में 35.5 करोड़ का प्रॉफिट था, बहुत बढ़िया बात है साहब, प्रॉफिटेबल, वेरी गुड। स्टार्टअप वाला मामला नहीं है कि लॉस कर दिया, गुड। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, सेल तो 60% बढ़ी थी, प्रॉफिट बढ़ा क्या, प्रॉफिट नहीं बढ़ा था। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट रह गया 31.8 करोड़, यानी लॉस तो नहीं आया, पर प्रॉफिट उस स्पीड से नहीं बढ़ा जिस स्पीड से रेवेन्यू बढ़ी थी। ये क्यों हुआ आगे बात करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव बात क्या है, जो रही सही कसर थी वो लास्ट ईयर पूरी हो गई, क्योंकि उसके बाद जो 31 करोड़ का प्रॉफिट उठ के अब हो गया 147 करोड़, यानी 361% का जंप, 4 गुना जंप एक साल में मार दिया प्रॉफिट ने, पुरानी कसर पूरी कर दी। परसेंटेज में बात करें तो 2023 में जहां प्रॉफिट मार्जिन था 4.6, वो 24 में रह गया 2.6, लेकिन रिकवरी करते हुए अभी वापस हो गया है 2025 में 7.7। अब बात करें एकदम सी प्रॉफिट नीचे कैसे गिर गया, भैया सेल बढ़ी तो प्रॉफिट नीचे कैसे गिरा, तो उसके 2-3 कारण देखने को मिलते हैं। एक, रॉ मेटेरियल की कॉस्ट तेजी से बढ़ गई थी। सेकंड, जब प्लांट लगाए इतने सारे एक साथ तो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट काफी आ गई, प्लस उसके लिए कर्जा भी लिया तो इंटरेस्ट का बर्डन भी आ गया। तो 2024 में सारी चीजें एक साथ हो गई, लेकिन 25 में जब फैक्ट्री लगी, प्रोडक्शन आया, तो सब चीजें रिकवर हो गई, प्रॉफिट वापस आपको मिलेगा। डेट की बात करें, अगर कर्जे की बात करें तो टोटल 1684 करोड़ रुपए का लोन इनके ऊपर है, जो कि एक तरह से देखने में तो ज्यादा है, लेकिन आईपीओ के बाद जब इक्विटी आ जाएगी तो ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। बेस्ट चीज ये है कि ये आईपीओ जो आ रहा है उसके पैसे से कर्जा नहीं चुका रहे हैं, उस पैसे को और एक्सपेंशन में लगा रहे हैं, यानी कंपनी पे प्रमोटर को भरोसा है, कमिटमेंट है, एफिशिएंसी की बात है। अब बात करते हैं इस कंपनी में प्लस क्या है और बाद में बात करेंगे कंपनी में नेगेटिव क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ पे। सबसे पहली स्ट्रेंथ जो मैं कहता हूं वो है कि ये इंडस्ट्री में मार्केट लीडर पोजीशन पे है, नंबर 1 पोजीशन पे है बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और जब भी कोई सेक्टर एक्सपेंड हो रहा होता है, तेजी से बढ़ रहा होता है, सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलता है जो फर्स्ट मूवर होता है, पहले से कैपेसिटी लेके बैठा होता है। तो इस सेक्टर में जितनी ग्रोथ आएगी सबसे ज्यादा कैप्चर जल्दी से यही कर पाएंगे, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सेकेंड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया ना कि उस वेस्टेज से लेके एथेनॉल बना लिया, उसके वेस्टेज से बायोगैस बना ली, उसके वेस्टेज से कुछ और बना लिया, और अब ये धीरे धीरे जो पैसा ले रहे हैं उससे नए नए प्लांट और डाल रहे हैं और इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर भी काफी ब्राइट दिख रहा है। प्लस अभी एथेनॉल पे डिपेंडेंट थे, अब बायोगैस में भी उतर गए, अब ये कह रहे हैं एविएशन फ्यूल भी बनाएंगे, तो 4 चीजों में और एंट्री कर रहे हैं, डिवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। तीसरा रीजन अगर मैं स्ट्रेंथ बताऊं, पास ग्रोथ फिनोमिनल रही है, प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखे, सेल भी बढ़ती हुई दिखी। चौथा, सबसे बड़ी बात, ये सनराइज सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जिसमें भयंकर डिमांड देखी जा रही है। पहले सरकार ने कहा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, उसका टारगेट 2030 था, वो 25 में ही पूरा कर दिया। अब प्लानिंग कर रहे हैं 2027 की। इससे क्या होगा, एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, देने वाले कौन है, यही तो है। 2023 में 548 करोड़ लीटर एथेनॉल ब्लेंड हुआ था। 2026 में ये एस्टिमेटेड है कि 1016 करोड़ लीटर, यानी लगभग डबल। 2 से 3 साल में अगर डबल डिमांड बढ़ रही है तो सोचो इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, गवर्नमेंट का सपोर्ट। भाई गवर्नमेंट अगर किसी तरफ पॉजिटिव हो गई है और गवर्नमेंट हर तरह से सपोर्ट करती है तो वो सेक्टर आगे बढ़ता ही बढ़ता है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी थी एथेनॉल मिलाओ, E20 फटाफट कंप्लीट किया, टारगेट से पहले E27 की तैयारी कर रहे हैं। अब उसकी वजह से जितनी भी PSU कंपनी है, BPCL, HPCL, सब दबा के एथेनॉल खरीद रही है। सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए जो E12 या E15 एथेनॉल था उस पर एक्साइज ड्यूटी भी माफ कर दी थी ताकि प्रोडक्शन बढ़े। एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको प्रायोरिटी सेक्टर में डाल दिया, बैंकों को भी कहा कि इनको फटाफट लोन दो। कई सब्सिडी की स्कीम चल रही है, कई कम इंटरेस्ट की स्कीमें चल रही है, यानी सरकार चारों हाथों से सेक्टर को बढ़ाने में ध्यान दे रही है।
तो इसका फायदा किसको मिलेगा? सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी को। तो ये कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ आती है, लेकिन जहां स्ट्रेंथ है वहां वीकनेस भी है। सब कुछ हरा हरा तो नहीं होता। अब वीकनेस क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला नेगेटिव में आता है कंपनी की ऑपरेटिंग हिस्ट्री बहुत कम है, मात्र 4 साल। तो जब कोई कंपनी 10-20 साल पुरानी होती है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि 20 साल से चल रही है, आगे भी चल जाएगी। पर ये कंपनी अभी 3-4 साल पुरानी है, तो आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कई लोगों के मन में ये एक डाउट हो सकता है, जिसको कमजोरी में गिन सकते हैं। सेकंड जो चीज है कि कंपनी ये कह रही है कि हम ये भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, ऐसे भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, लेकिन आज की बात करें तो 90% जो इनकम है वो सिर्फ एथेनॉल से आ रही है, एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। तो भैया अगर एथेनॉल में सरकार कुछ भी डिसीजन प्लस माइनस हुआ तो कंपनी पे सीधा असर पड़ेगा। क्लाइंट कंसिडरेशन की बात करें भैया, एथेनॉल अभी किसको बेच रहे हैं? जो ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आईओसीएल, पीपीसीएल, एचपीसीएल, इन्हीं को सारा इनका माल जा रहा है। चौथा हाई डेट, भैया 1684 करोड़ रुपए का लोन है। लोन अभी समझ में आता है कि इसलिए लिया कि भैया तेजी से प्लांट लगाने थे, मौके का फायदा उठाना था, तो जेब के पैसे कितने लगते हैं, लोन ले लिया। लेकिन भैया लोन अभी ज्यादा ले लिया। अब अगर आगे जाके फ्यूचर में एफिशिएंसी आती है, प्रॉफिट आता है, चुक जाता है तो बात अलग है, पर लोन हैवी है, ये एक नेगेटिव में गिना जा सकता है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। अब अपन इसकी वैल्यूएशन पे, प्राइसिंग पे बात करते हैं। तो भैया इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है टोटल 840 करोड़ रुपए का। इस 840 करोड़ के इशू में 750 करोड़ कंपनी में आ रहा है। जो प्रमोटर है मात्र 90 करोड़ रुपए का ओएफएस कर रहा है। हम कई कंपनीज में देखते हैं जहां पे कंपनी में तो थोड़ा सा पैसा आता है और मेजर पैसा प्रमोटर लेके चला जाता है अपने घर पे। वैसा इस कंपनी में नहीं है। कंपनी की ग्रोथ में पैसा जाने वाला है। इस पैसे में से 150 करोड़ रुपए तो ये लगाने वाले हैं एक नया प्लांट लगाने पे, और 425 करोड़ इनको वर्किंग कैपिटल में काम आएगा। तो प्रमोटर के इंटरव्यू में सुन रहा था, प्रमोटर ने कहा भैया जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, ये मंथ टू मंथ चेंज होता है। कोई चीज आज 100 की मिल रही है, वो किसी समय पे 125 की भी मिलती है। तो हम क्या कहते हैं, जिस समय पे ये सस्ता रहता है हम सारा माल खरीद के गोदाम भर लेते हैं, ताकि हमको ओवरऑल फायदा होता है। तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की हमको जरूरत है। जैसे अब ये जो सीजन नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आने वाला है, ये चावल का, मक्के का सीजन आएगा। इस समय पे कह रहे हैं अगर हमने गोदाम भर लिए तो सस्ते में माल मिल जाएगा और साल भर हम काम कर लेंगे। हमें वर्किंग कैपिटल इस बात की चाहिए। वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 4,500 से 5,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आ रही है। और इनको पैट से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो पी रेशियो निकलता है 23-24 के आसपास का। बायो एनर्जी, एथेनॉल या एविएशन फ्यूल इस सेक्टर की देखा जाए तो एक सक्सेस स्टोरी ये कंपनी दिखती है। पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है। कंपनी इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से लीडर भी है, प्लस पॉलिसी सपोर्ट में है, सरकार सपोर्ट में है, डिमांड भयंकर है, प्लस प्रमोटर का भी कंपनी में भरोसा है, ज्यादा ओएफएस नहीं कर रहे हैं। और इस आईपीओ के बाद भी प्रमोटर का 70% कंपनी में हिस्सा रहने वाला है, यानी प्रमोटर का पूरा स्किन इन द गेम है। तो यानी आज की रेट में बात करूं तो कंपनी बहुत बढ़िया लग रही है, शानदार लग रही है। फ्यूचर में वो जो डर 2-4 थे वो आपको मैंने बता दिए। तो एक तो होता है क्लियर कट विनर, कि आंख बंद करके पैसा लगा तो भैया ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो वैसा वाला गेम नहीं है, लेकिन आर या पार वाला मामला है। अगर सब कुछ सही रहा, जो आज की रेट में चल रहा है वैसे ही 4-5 साल और चल गया, तो कंपनी बढ़िया रिटर्न देगी, बम्पर रिटर्न देगी। लेकिन ये बम्पर रिटर्न के साथ एक बम्पर इसके कि अगर नहीं चला तो 3-4 चीजें आपके सामने दिख रही है। तो जो बंदा कहता है मुझे तो हाई रिटर्न कमानी है, मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूं, वो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसका पोर्टफोलियो अच्छा खासा है, वो कह रहा है छोटा सा एक रिस्क पोर्शन डाल दो, तो वो डाल सकता है। पर अगर आपकी पूंजी छोटी सी है और आपको रिस्क लेने में डर लगता है, जरा सा बाजार ऊपर नीचे होता है, आपकी नींद उड़ जाती है, तो भैया आप इससे दूर रह सकते हैं। बात रही लिस्टिंग गेन की, तो अभी कंपनी का माहौल बना हुआ है, थोड़ा हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन थोड़ा सा मिल जाए, पर गेम लॉन्ग टर्म वाला इसमें खेलना है। तो अगर आपको भरोसा है एथेनॉल पे, सरकार पे, इस भविष्य पे, तो इसमें इन्वेस्ट करो, बम्पर रिटर्न निकलता है। रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा, और अगर आपको नहीं भरोसा, आपको नहीं पढ़ना, रिस्क नहीं लेना, छोटा पोर्टफोलियो है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं कि मैं आपको कंसल्ट करूं क्या करना क्या नहीं करना। ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन थी। आपने इस वीडियो को देखा, इस हिसाब से आपने अपना एक ओपिनियन बना लो, इसको अपने एडवाइजर से पूछो, 4 वीडियो और देखो, पूरा आरएचपी पढ़ो, तब जाके अपना फाइनल डिसीजन लो, क्योंकि पैसा आपका, किस्मत आपको ये आईपीओ रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई साहब। आप इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मुझे बताना। आपको रिव्यू कैसा लगा मुझे बताना। अगला आईपीओ रिव्यू किस कंपनी का करना है वो भी मुझे बताना। प्लस मैंने अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने में 4-5 आईपीओ रिव्यू किए हैं और मेरा भविष्य में मन है और भी करने का। सही डिसीजन है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या ये आईपीओ रिव्यू की जर्नी कंटिन्यू रखूं? कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।